Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. If you are a sociology learner and want to learn sociology, then now you have came at right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, many times net qualified also. I will teach you sociology in a very easy and interesting way. So let's get started. आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। मैं समाजशास्त्र की ही टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मेरा नेट भी काफ़ी बार क्वालिफाई है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के BA 6 सेमेस्टर के पेपर को, जो कि जिसका कि टाइटल है जेंडर एंड सोसाइटी, उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका BA 6 सेमेस्टर BA पार्ट 3 का जेंडर एंड सोसाइटी का पेपर है, कानपुर यूनिवर्सिटी का। जेंडर एंड सोसाइटी, जैसा कि आप जानते हैं, ये इसके जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपके किसी भी सोशोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, चाहे वो आपका MPPSC हो, UP HSC हो या PGT हो। इसके अलावा आपका नेट का एग्ज़ाम हो, इन सब के लिए भी ये जो क्वेश्चंस होंगे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। और ये जो आपका जेंडर एंड सोसाइटी का पेपर है ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है ग्रेजुएशन में। इससे पहले ये नेप के उसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ है, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले ये जेंडर एंड सोसाइटी का पेपर आप BA में नहीं पढ़ रहे थे, स्पेसिफिकली कानपुर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा जा रहा था। ये आपका MA में पढ़ा जाता था पेपर, और एज अ ऑप्शनल पेपर। तो ये पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जेंडर एंड सोसाइटी जो है ये आपका नेट के सिलेबस में भी इसका जो क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड आपके आते हैं। तो ये इसका पेपर कोड मेंशन है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर हो गया, यहाँ पे आप रोल नंबर फिल करते हैं। इसके अलावा इसकी जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ है वो C सीरीज़ का ये पेपर है, ये पेपर कोड है। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप कोई भी पेपर कहीं का भी सॉल्व कर रहे हो तो जो भी क्वेश्चन बुकलेट में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन्हें ज़रूर से एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कितने क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। बट अगर आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो मे बी उसमें कई बार नेगेटिव मार्किंग कहीं कहीं पर होती है और कहीं नहीं भी होती है। अगर हम नेट की बात करते हैं तो नेट में नेगेटिव मार्किंग यानी कि कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना में गणना किए गए प्रत्येक 1000 व्यक्तियों में से लगभग कितनी प्रवासी महिलाएं थीं? In the 2011 census, out of every 1000 persons enumerated, approximately how many were women? तो आप जानते हैं कि जनगणना जो है वो आपकी हर 10 साल के गैप में जनगणना होती थी। तो लास्ट जो हमारी सेंसस या जनगणना थी वो 2011 में हुई थी। 2021 में ड्यू टू कोविड जो पेंडेमिक आया था उसकी वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। तो हमें अभी भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर आप सेंसस की डेटा की बात करें तो आप 2011 की सेंसस की डेटा को ही रेफ़र करेंगे। और जो सेंसस का आपका डेटा होता है उससे कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपका ये सेंसस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि 2011 की जो जनगणना है उसमें अगर देखा जाए तो 100 व्यक्ति जब थी लोगों को अगर हम देखें तो उसमें प्रवासी महिलाओं की संख्या पूछी गई थी। तो कितनी उसमें प्रवासी महिलाएं हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 25, यानी कि इसका राइट आंसर है C। 25 जो अगर हम 100 में से देखें तो उसमें से 100 अगर व्यक्ति देखे जाएंगे तो उसमें प्रवासी महिलाएं 25 होंगी। नेक्स्ट है, कौन एक श्रम विभाजन की विशेषता नहीं है? विच वन इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? तो जब बात आती है श्रम विभाजन की, समाज में श्रम विभाजन के बारे में डिटेल थ्योरी आपके डर्कहाइम देते हैं। आपने नाम सुना होगा इमाइल दुर्खीम का, उन्होंने बहुत ही फेमस थ्योरी दी थी डिवीजन ऑफ लेबर की, उन्होंने बुक भी लिखी है उससे रिलेटेड। तो जो श्रम विभाजन होता है उसकी विशेषता क्या नहीं है? तो उसमें कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, यानी कि संघर्ष जो है, संघर्ष श्रम विभाजन की जो है वो विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर होगा D। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सी योजना भारत सरकार ने महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में लाने के लिए शुरू नहीं किया है? जब आपसे नहीं का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो नहीं को आप पहले मार्क कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं को हम स्किप कर जाते हैं और जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है। Which of the following scheme has not been started by the government of India to bring women into the field of employment? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी भारत सरकार, उसने जो भी महिलाएं हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के रोजगार के क्षेत्र में लाने के लिए कौन सी योजना जो है वो शुरू नहीं की है। तो अगर आप इसके ऑप्शंस देखें तो आप समझ पाएंगे, मुद्रा योजना एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थी, स्टैंड अप योजना, जननी सुरक्षा योजना और महिला ई हार्ट, ये इसके ऑप्शन है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि जननी सुरक्षा योजना, मैटरनिटी सेफ्टी स्कीम। तो ये जो जननी सुरक्षा योजना है ये स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट वेमेन के लिए की गई थी, और वो जो भी प्रेग्नेंट वेमेन है उनकी सेफ्टी के लिए योजना जो थी वो चलाई गई थी। ये इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पे आपसे रोजगार के बारे में बात की गई है, तो ये जो होगा सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया के कौन से स्थान पे है? What is the rank of India in the world according to the Global Gender Gap Index? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो 2022 यानी कि जो वैश्विक लैंगिक अंतराल का सूचकांक है जिसमें कि जेंडर गैप को बताया जाए, तो आप जानते हैं कि जो जेंडर होता है उसके बीच में जो गैप है कि कितना किस जेंडर के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, तो उसके बेसिस पे जो एक भारत जो है वो पूरे दुनिया के देशों में किस नंबर पे आता है, किस पोजीशन पे। तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ में जो इंडिया है हमारा, उसका जो जेंडर गैप इंडेक्स की बात करते हैं तो ये आपका 135 पोजीशन पे आता है। इसका राइट आंसर होगा बी। एंड ये आपका 2022 के बारे में है, तो ये 2022 का है, और ये जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये आपकी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, तो पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है, तो आप लेटेस्ट भी देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है। समान पूर्वज, चाहे पुरुष हो या महिला, इनके वंशानुक्रम से उत्पन्न व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? What are the people who are descended from the same ancestor, whether male or female, called? तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं कुल। आप सुनते होंगे अपने घर में कि जब बात आती है कि ये एक ही कुल के लोग हैं, तो उनके जो पूर्वज हैं वो समान होंगे, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनसे जो उत्पन्न व्यक्ति है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कुल कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत समगोत्र विवाह से प्रतिबंध हटाया गया है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द बैन ऑन इंडोगैमी मैरिज वॉज रिमूव्ड? आपने अगर मैरिज के बारे में कि मैरिज के टाइप्स जब हम पढ़ते हैं तो हम इंडोगैमी और एक्सोगैमी को पढ़ते हैं। इंडोगैमी क्या होती है और एक्सोगैमी क्या होती है, इसका आपको टाइप्स ऑफ मैरिज का लेक्चर मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो इंडोगैमी बेसिकली किस एक्ट से रिमूव करी गई, यहाँ पे ये पूछा गया है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 होगा। इसका राइट आंसर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधार योजना संचालित है। स्वाधार स्कीम इज ऑपरेटेड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, कठिन परिस्थितियों में पड़ने वाली महिलाओं के लिए। ये जो योजना थी, ये स्कीम जो थी आपकी स्वाधार, ये कठिन परिस्थितियों में पड़ने वाली महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, फॉर विमेन स्टडीइंग इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनर किलिंग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज ऑनर किलिंग ऑल्सो नोन? ऑनर क्राइम, कस्टम, एनी मर्डर, यानी कि सम्मान अपराध और प्रथागत हत्या।
ये दोनों ही इसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए बी दोनों, यानी कि सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ऑनर किलिंग को इन दोनों ही नाम से जाना जाता है। सम्मान के लिए किया जाने वाला अपराध ऑनर क्राइम, और कस्टम एनी मर्डर यानी कि प्रथागत हत्या। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइडिंग इमरजेंसी हेल्प टू विमेन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए आपातकालीन सहायता देने वाला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी 181 और 1091। इसका राइट आंसर होगा सी। तो ये आपके स्टेट वाइज अलग नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पे यूपी की बात की गई है। तो उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं को इमरजेंसी हेल्प प्रोवाइड करने के लिए नंबर है, इन पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी विमेन है वो अगर किसी भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस में है तो उसे इमरजेंसी हेल्प की नीड है, तो वो इस नंबर पे कॉल करके कर सकते हैं और उन्हें इमरजेंसी हेल्प मिलती है। जैसे कि कोई भी लेडी है वो कहीं पे भी ऐसी जगह फंस गई है जहाँ पे उसे कुछ अपने लिए डेंजर फील हो रहा है, तो वो इस नंबर पे कॉल करके पुलिस जो है उन्हें बता सकती है। 181 और 1091, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला अधिकारिता वर्ष मनाया गया। वुमेन एम्पावरमेंट ईयर वॉज सेलिब्रेटेड इन, किस एक पर्टिकुलर ईयर को महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है बी। जो 2001 था, यानी कि जो ईयर 2001 है, उसे वुमेन एम्पावरमेंट ईयर के जैसे सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच 5-year प्लान वॉज द वीमेन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ब्यूरो एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में महिला कल्याण एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल के लिए चलाई गई थी। काफ़ी सारी, टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं शुरू कर चलाई गई थी। तो उसमें से हर एक पंचवर्षीय योजना ने अपने एम रख के काम किया था। तो उसमें से कौन सी योजना थी जिसमें वुमेन वेलफेयर और डेवलपमेंट ब्यूरो जो था उसकी स्थापना की गई? महिला कल्याण और विकास ब्यूरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो ये था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5th 5-year प्लान आपका। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, इन विच फील्ड डू फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इंस्पायर विमेन टू स्ट्रगल। नारीवादी आंदोलन नारी को किस क्षेत्र में संघर्ष की प्रेरणा देते हैं? अगर आप फेमिनिस्ट मूवमेंट का डिटेल लेक्चर देखना चाहते हैं तो वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, फेमिनिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड लेक्चर। तो वो आप देख सकते हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ पे जो कि इम्पॉर्टेंट है वो आपको मिल जाएंगे, उन्हें आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। नारीवादी आंदोलन की बात जब आती है तो वो जाहिर सी बात है वो नारियों के लिए ही थे। तो नारियों को किस क्षेत्र में संघर्ष के लिए प्रेरणा की देते हैं वो? अगर उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, उनका ऑपरेशन हो रहा हो और उनका रिप्रेशन हो रहा हो, यानी कि उनका शोषण हो रहा हो, उनका उत्पीड़न हो रहा हो और उनका दमन हो रहा हो, इन सारे ही क्षेत्रों में उनको संघर्ष करने की प्रेरणा जो नारीवादी आंदोलन है वो देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, हाउ आर वुमेन मोस्टली ट्रीटेड इन मॉडर्न एरा। आधुनिक युग में नारियों के साथ अधिकांशतः किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है? आधुनिक युग में जो महिलाएं हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है? तो एक्सप्लॉयटेशन भी कहीं ना कहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है, हैरेसमेंट है, यानी कि शोषण भी होता है, और भेदभाव तो आप जानते हैं ना, मैन और वीमेन के बीच में किस तरीके से भेदभाव होता है, समाज में दोनों ही जेंडर में किस तरह से भेद किया जाता है, तो भेदभाव। उसके अलावा प्रताड़ना। तो ये इसका भी राइट आंसर होगा आपका डी, राइट आंसर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द नीड टू स्टडी सोशल जेंडर गैप इन इंडिया। भारत में सामाजिक लिंग के अध्ययन की आवश्यकता का प्रमुख कारण क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रूढ़िवादिता और
जो पितृसत्तात्मकता होती है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये वितृसत्तात्मकता लिखा हुआ है, यहाँ पे पितृसत्तात्मकता होगा, पैट्रियार्किज्म की बात है यहाँ पे, और कन्वर्स। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है सी, ए और बी दोनों। यहाँ पे कंजर्वेटिविज्म की बात है और पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात है। तो विच इज़ द मेन रीज़न फॉर द नीड टू स्टडी सोशल जेंडर इन इंडिया। अगर हम भारत में सामाजिक लिंग की अध्ययन करेंगे तो उसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे रूढ़िवादिता भी है, और यहाँ पे जो पूरा सिस्टम है वो पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी हो। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में अगर हम नॉर्थर्न रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था यानी कि पैट्रियार्कल सिस्टम है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।